वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 19 का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है? द डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाई एंड रिजॉल्व इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय मीन्स ऑफ हाईली एनर्जेटिक electron is called electron microscope. So it is based upon wave behavior of electron. बेटा, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें हाईली मैग्नीफाई और रिजॉल्व इमेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की बीम से। ठीक है, ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम को हम यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्नीफाई और हाईली रिजॉल्व इमेज जो है वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं। अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होगा वो एज आ वेव होगा। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्ट करेगा, मतलब उसका बिहेवियर जो मतलब उसका जो है बिहेवियर वो वेव नेचर होगी या वेव बिहेवियर उसका होगा। प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेव बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका प्रिंसिपल क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल के तौर पे बिहेव नहीं करेगा, बल्कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के तौर पे बिहेव करेगा। तो बेटा इसके लिए इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। बेटा फर्स्ट कंपोनेंट है इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? इलेक्ट्रॉन्स गन से। तो बेटा ये आपके पास इलेक्ट्रॉन गन है और ये आपके पास मैग्नेटिक कंडेंसर है। ये आपके पास स्पेसिमेन है। बेटा स्पेसिमेन सैंपल को बोलते हैं, सैंपल उस ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ को जिसका आप इमेज लेना चाह रहे हो। बेटा एक बात आपने याद रखनी है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो हम टिनी पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनको देखने के लिए हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, मतलब छोटे से ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिनका साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल हो, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको आप अपनी मतलब ना देख सको, उनका साइज़ या उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मेजर करने के लिए और उनका इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो बेटा ये हमारे पास स्पेसिमेन मतलब सैंपल है जिसका आपने इमेज लेना है। ये आपके पास मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव है और यहाँ आपको फर्स्ट इमेज मिलेगा। और ये जो चीज़ है ये आपके पास इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर है। और बेटा आगे क्या है? ये देखिए इंटरमीडिएट इमेज प्रोजेक्टर है और उसके बाद ये चीज़ है आपके पास सेकंड स्टेज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज। और ये मतलब आप इसको कह सकते हो ये आपके पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। ठीक है, जहाँ पर आपको इमेज मिलेगा। तो देखते हैं इसकी ज़रा वर्किंग। बेटा इलेक्ट्रॉन सोर्स है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इसके अंदर एक फिलामेंट होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन गन है इसको हम पोटेंशियल देंगे 330 किलो वॉट टू सेवरल मेगा वॉट। ठीक है, 30 किलो वॉट से हमने सेवरल मेगा वॉट तक इसको पोटेंशियल देना है। और ये पोटेंशियल क्या करेगा? फिलामेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको ये एक्सेलरेट करेगा और फिलामेंट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अमिट होंगे। और ये जो है हाई पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो अमिटिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन को यूनिफॉर्म रखेगा। ठीक है, वो यूनिफॉर्मली फिलामेंट से अमिट होंगे। उसके बाद बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे तो बेटा ये यहाँ से अमिट होने के बाद मैग्नेटिक कंडेंसर में से पास करेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक कंडेंसर क्या है? जो है वो मैग्नेटिक कंडेंसर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करता है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होगा? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, देखिए ना, मैग्नेटिक कंडेंसर है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या करेगी? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगी। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का काम है इलेक्ट्रॉन बीम जो है उसको सैंपल या स्पेसिमेन पर फोकस करवाना। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक कंडेंसर में से पास होगी तो मैग्नेटिक कंडेंसर में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को
कहाँ फोकस करवाएगी, स्पेसिमेन पर। मतलब इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो फॉल करेगी सैंपल या स्पेसिमेन पर। अब जब इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो इस सैंपल पर फॉल करेगी तो सैंपल का जो थिक पार्ट होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो स्कैटर हो जाएगी और स्कैटर होने के बाद वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी। ठीक है, स्कैटर होने के बाद वो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट में से गुजरेगी। अब जो बीम स्कैटर हुई है इसमें बीम में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी डेंसिटी जो है वो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, स्कैटरिंग के बाद इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है सैंपल पर कि सैंपल आपने कैसे बनाया है, कौन से एलिमेंट्स के कंबाइन करने से सैंपल जो है वो बना है। तो जिस तरह का सैंपल होगा उसके अकॉर्डिंग ही डेंसिटीज में जो है वो डिफरेंस आएगा। तो बेटा यहाँ से इसने क्या किया, स्पेसिमेन से जो है वो बीम इलेक्ट्रॉन्स बीम स्कैटर हुई। स्कैटर होने के बाद वो बीम जो है यहाँ फॉल करेगी और यहाँ आपको ऑब्जेक्ट का या सैंपल का या स्पेसिमेन का फर्स्ट इमेज मिलेगा। ठीक है, अभी ये एक सिंपल इमेज मिला है, आपने अभी इसको मैग्नीफाई करना है। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट इमेज मिल जाएगा। यहाँ बेटा इमेज मिलने के बाद क्या होगा, फिर आगे इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर आ जाता है। बेटा ये आपके पास क्या है, इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर है। चलिए देखिए इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर। अब यहाँ बेटा इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर का क्या काम है, ये यहाँ ना एक मैग्नेटिक कॉइल होगी। यहाँ एक क्या होगी, यहाँ एक मैग्नेटिक कॉइल होगी जो कि अगेन एक इंटरमीडिएट इमेज प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ एक मैग्नेटिक कॉइल होगी जो फर्स्ट इमेज का एक मतलब इंटरमीडिएट इमेज जो है वो प्रोड्यूस करेगी और उसके बाद बीम जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर फॉल करेगी और यहाँ आकर आपको मैग्नीफाई और रिजॉल्व इमेज जो है वो मिल जाएगा। फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर आपको आपके ऑब्जेक्ट का या स्पेसिमेन का या सैंपल का मैग्नीफाई और रिजॉल्व इमेज जो है वो मिल जाएगा। इंटरमीडिएट मतलब यहाँ फर्स्ट इमेज मिला, इंटरमीडिएट स्टेज या इंटरमीडिएट प्रोजेक्टर जो है वो आपको एक और इसकी मतलब इमेज की इंटरमीडिएट स्टेज देगा और उसके बाद यहाँ से फिर जब आपको इंटरमीडिएट जो है वो इमेज मिल गया उसके बाद बीम जो है वो फॉल करेगी फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर। फ्लोरेसेंट स्क्रीन का काम है स्पेसिमेन के का जो इमेज है उसको डिस्प्ले करवाना। तो यहाँ पर आपको फाइनल इमेज जो है वो मिल जाएगा और ये जो फाइनल इमेज होगा ये मैग्नीफाई होगा और रिजॉल्व इमेज होगा। तो बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वर्किंग थी। बेटा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को SEM भी बोलते हैं, SEM। S फॉर स्कैनिंग, E फॉर इलेक्ट्रॉन, M फॉर माइक्रोस्कोप। तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, अ 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ वेरी हाई quality can be found by modern version called scanning electron microscope। बेटा स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल इमेज जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये शॉर्ट में आ सकता है, सैम भी लिखा हुआ आ सकता है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी। बेटा इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इट कैन बी प्रोड्यूस मच हायर मैग्निफिकेशंस दैन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। इसकी जो मैग्नीफिकेशन जो है वो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। इसकी रिजॉल्विंग पावर भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा होती है। इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 0.5 to 1 नैनोमीटर होती है और जब हम पोटेंशियल कितना दें 50 किलोवोल्ट, जबकि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की जो है बेस्ट रेजोल्यूशन पावर जो है वो 0.2 माइक्रोमीटर होती है। तो जी बेटा ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा 1927 में वर्नर हेजनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो मतलब पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ डुअल नेचर ऑफ लाइट। इसने लाइट की डुअल नेचर की बुनियाद पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था वो पेश किया। इसने कहा कि हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम एट अ सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। मतलब अगर
मोमेंटम जो है वो एक्यूरेटली मेजर हो गया है तो बेटा उस पार्टिकल का की पोजीशन हम नहीं बता सकते, ठीक है। पोजीशन जो मेजर करेंगे वो एक्यूरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने पार्टिकल की पोजीशन मेजर कर ली है तो उसका जो मोमेंटम जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। मतलब अगर एक चीज़ आपने एक्यूरेटली मेजर कर ली है तो जो दूसरी चीज़ होगी उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो पाई जाएगी। Position and momentum of the particle cannot both be measured simultaneously with perfect accuracy, ठीक है। पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन जो है वो एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते साइमल्टेनियस, मतलब एक ही वक्त में हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सके। अनसर्टेनिटी इन एनी मेजरमेंट, there is always a fundamental uncertainty associated with any measurement. The uncertainty is not associated with measuring instrument. It is a sequence of the wave particle duality. बेटा कहते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है वो हर तरह की मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी जो है वो पाई जाती है। और ये वाली जो अनसर्टेनिटी जो है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ की वजह से नहीं है, बल्कि ये जो अनसर्टेनिटी जो है ये लाइट की डुअल नेचर की वजह से है या पार्टिकल की वेव नेचर की वजह से है। मतलब वेव पार्टिकल जो है उनकी डुअलिटी, मतलब डुअल नेचर की वजह से है। बेटा ये जो अनसर्टेनिटी जो होती है, अगर तो हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लार्ज ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं उनके लिए तो ये जो अनसर्टेनिटी जो है वो हम उसको बेटा निग्लिजिबल कर सकते हैं, मतलब इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बात है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की तो बेटा उनके लिए ये जो अनसर्टेनिटी जो है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आपने याद रखना है इस चीज़ को। For example, a stream of light scattering from a flying tennis ball does not change its path. मतलब अगर लाइट जो है वो फ्लाइंग टेनिस बॉल जो है उसके साथ वहाँ से स्कैटर होती है तो बेटा उसका पाथ चेंज नहीं होगा। जबकि फोटोन अगर स्ट्राइक करता है इलेक्ट्रॉन के साथ तो इसकी मोशन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो टेनिस बॉल अगर लेते हैं तो ये एक लार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में अनसर्टेनिटी जो है हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन और फोटोन का केस लेते हैं तो ये टू मच स्मॉल पार्टिकल्स, तो हम इनके लिए जो है वो अनसर्टेनिटी जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। फॉर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कौन कौन सी, मतलब किस फॉर्म में हम इसको देख सकते हैं। एक तो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी हो सकती है और एक एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी हो सकती है। बेटा पोजीशन मोमेंटम का मतलब कि पोजीशन और मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली आप मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेटली, और इसी तरह एनर्जी और टाइम जो है वो भी साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते विद ग्रेट एक्यूरेसी। पहले पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी को ज़रा देख लेते हैं। It states that it is impossible to measure the position and momentum of a particle at same time, at same instant with unlimited precision. कहते हैं कि ये अनसर्टेनिटी हमें बताती है कि हम पोजीशन और मोमेंटम जो है वो एट द सेम टाइम ग्रेट प्रिसीजन से मेजर नहीं कर सकते। चलिए देखिए, when a photons suppose we want to measure the position and momentum of an electron, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम मेजर करना चाह रहे हैं। लेट लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा यूज टू मेजर द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम एक लाइट यूज़ कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो पहले देखते हैं कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैसे पाई जाती है। व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक एन इलेक्ट्रॉन, जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, इट विल चेंज द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स ओन वेवलेंथ, तो वो अपनी ही वेवलेंथ के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को चेंज कर देगा। दस द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस विल बी ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट बी यूज। तो अब इलेक्ट्रॉन के पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी आई है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो इलेक्ट्रॉन फोटोन की वेवलेंथ पे डिपेंड कर रही है। तो ज़रा देखें, हम इसको लिखेंगे डेल्टा एक्स जो है वो चेंज इन पोजीशन नियरली इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, जो लाइट आपने फॉल करवाई है। तो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वी मस्ट यूज़ फोटोन ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। तो देखिए पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है,
पोजीशन जो है वो नियरली इक्वल आ रही है वेवलेंथ के, किसकी वेवलेंथ के, जो आपने फोटोन जो है वो फॉल करवाया उसकी वेवलेंथ के इक्वल आ रही है। तो अब इस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने के लिए हमें ऐसा फोटोन यूज़ करना होगा जिसकी वेवलेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन से कम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से कम हो। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम अनसर्टेनिटी मोमेंटम देखते हैं तो बेटा मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम h/λ के इक्वल आता है। व्हेन द फोटोन स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। अब कहते हैं कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी आती है वो नियरली इक्वल होती है फोटोन के मोमेंटम के इक्वल, ठीक है। जो फोटोन आपने फॉल करवाया उसके मोमेंटम के इक्वल आएगी, जैसे उसके इक्वल उसकी वेवलेंथ आ गई। अब अगर ओरिजिनल मोमेंटम p है तो चेंज मोमेंटम को हम डेल्टा पी लिखेंगे, तो हम लिखेंगे डेल्टा पी नियरली इक्वल टू h/λ के। अब देखिए ये तो अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई, क्यों, मोमेंटम जो है वो नियरली इक्वल आ रहा है फोटोन के मोमेंटम के। और अब हम चाहते हैं कि मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ख़त्म कर दें, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है जो लाइट फॉल करवा रहे हैं या फोटोन का मोमेंटम जो है वो हमें मतलब बढ़ाना पड़ेगा, या ये कह सकते हो कि हमें वो लाइट यूज़ करनी पड़ेगी जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा हो। Hence, the exact value of delta P cannot be predicted but will be of the order of momentum h/λ of the electron. In order to reduce the uncertainty in momentum and for reducing diffraction effect, we must use the light of longer wavelength. अगर देखिए मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमें वो लाइट फॉल करवानी है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ फिर मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ मोमेंटम की अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती है तो पोजीशन में आ जाएगी, क्यों, क्योंकि पोजीशन की अनसर्टेनिटी ख़त्म करने के लिए हमें जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। इस तरह आप मोमेंटम और पोजीशन जो है वो एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते। मोमेंटम मेजर करोगे तो वेवलेंथ बढ़ा दोगे आप, ठीक है, लेकिन वेवलेंथ के बढ़ने से पोजीशन जो है वो आप मेजर नहीं करोगे, क्योंकि पोजीशन मेजर करने के लिए आपको शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए। इस तरह आप एट अ सेम टाइम जो है पोजीशन और मोमेंटम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक एक्यूरेटली मेजर हो गया है तो बेटा दूसरे में अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। अगर पहले वाला दूसरे वाला अच्छे से आप मेजर कर लेते हो तो पहले में जो है वो अनसर्टेनिटी पाई जाएगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू अनसर्टेनिटीज़, बेटा डेल्टा एक्स uncertainty in position, delta p in momentum is nearly equal to lambda over h/λ के। जी बेटा लैम्डा h/λ, लैम्डा लैम्डा के साथ कैंसिल आउट, तो डेल्टा x और डेल्टा p किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा h के इक्वल, ठीक है, h के इक्वल आ गया। This is the mathematical form of the uncertainty principle, according to which the product of the uncertainty, the precise measurement of the position momentum at the same time will be approximately equal to Planck's constant, ठीक है। पोजीशन और मोमेंटम का प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा प्लांक्स कांस्टेंट के। अब बेटा एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी, इसमें भी ये होता है कि एनर्जी और टाइम को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। अगर एनर्जी मेजर कर दिया तो टाइम मेजर नहीं होगा, अगर टाइम मेजर कर दिया तो एनर्जी मेजर नहीं होगी। It states that the product of the uncertainty in a measured amount of the energy and the interval of time during which it is measured is approximately equal to Planck's constant। तो हमने डेल्टा ई और डेल्टा टी को नियरली इक्वल लिया एच के। This equation shows that exact energy of the particle cannot be measured exactly in the given time। आप इसको given time में measure नहीं कर सकते। अब बेटा इसकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। डेल एक्स डॉट डेल पी ई ग्रेटर देन एच कट, डेल ई डॉट डेल टी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। तो बेटा एच कट किसके इक्वल आता है, h/2 के। एच प्लांक्स कांस्टेंट है, ये किसके इक्वल आएगा, 6.63 इंटू 10⁻34 टू 3.14 सॉल्व किया तो आपके पास आएगा 1.05 इंटू 10⁻34 जॉल सेकेंड। बेटा इसको कार्ल हेज़नबर्ग जो था, इसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1932 में इस क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट पर। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपने इसको बहुत ध्यान से करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। और आज ये हमारा चैप्टर जो है 19 कंप्लीट हो चुका है। जी हमारा ये चैप्टर जो है 19 कंप्लीट हो चुका है। अब इंशाल्लाह हम कल नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, आज की इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने बहुत अच्छे से देखने हैं। अगर किसी न्यूमेरिकल की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं।
Okay students, take care. Allah Hafiz.